इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमने बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बताई थी और साथ ही हमने जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उस पर संकरण को बताया था, और हमने बताया था कि उस पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो जाता है। हमें पता है कि जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती है यानी अनुनादी संरचनाएं बढ़ती है, अगर किसी मॉलिक्यूल में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी वो उतना अधिक स्टेबल होगा। इसीलिए जो बेंजीन है ये अधिक स्थायी यौगिक है। अब इसकी तुलना हमको किससे करनी है? हमें तुलना करनी है इन जो 5 मेंबर रिंग है उसकी अनुनादी संरचनाओं से। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आयनिक संरचना का योगदान कम होगा, वैसे तो क्या होता है किसी भी अनुनादी संरचना में अगर आयनिक सभी का योगदान हो सकता है कि ये यहाँ पर जो है ये आयनिक संरचना नहीं है लेकिन ये आयनिक संरचनाएं हैं, तो आयनिक संरचना का योगदान अगर कम होगा तो वो स्थायी होंगे। यानी एक तरह से आयनिक संरचना बढ़ने के साथ उसके स्थायित्व में उसका स्थायित्व मॉलिक्यूल का उतना अधिक नहीं होता जितना कि नॉन आयनिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। तो बेंजीन में भी जो मेनली स्थायित्व है वो कैकुले और डेवार स्ट्रक्चर के कारण है, जो दोनों की दोनों एक किस तरह की है, ये नॉन आयनिक है यानी अनआयनिक संरचनाएं हैं। अगर आयनिक संरचना इसकी जगह होती तो ये उतना स्टेबल नहीं होता। तो सेम अब हम बात करते हैं इनकी, तो हमने कौन सा लिया? 5 मेंबर रिंग की हम बात करते हैं। तो 5 मेंबर में हमने, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ इसकी अनुनादी संरचना। जैसे ये मैंने एक हेट्रोएटम ले लिया, X करके लिख दिया यहाँ पर, ये X। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से ये वितरण दिखाया इलेक्ट्रॉन का, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ऐसे हो गया। फिर वापस से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया और ये इधर की तरफ वितरित हुआ। अच्छा, अब जब इस पर आया तो इसकी वैलेंसी बढ़ गई, तो हमने इसकी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर इस प्रकार से। अब फिर वापस ये पॉजिटिव और लास्ट इसमें इस प्रकार से तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमने चाहे थायोल बनाया, चाहे पायरोल बनाया, चाहे ऑक्सोल या जो भी हमने इसमें हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिया, उनमें सभी की सभी जो संरचनाएं हैं वो आयनिक स्ट्रक्चर है। और इस तरह से आयनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है या जो हम ये हेट्रोसाइक्लिक जो यौगिक है वो इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? बेंजीन की तुलना में कम स्थायी होंगे। ये हेट्रोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण भी ये योगदान, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूर्ण रूप से इस मॉलिक्यूल में नहीं हो पाता। वो कैसे है वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ हमने कहा कि आयनिक स्ट्रक्चर का योगदान अधिक है इस पूरे के अंदर, और ये जबकि यहाँ पर पूरे की पूरे लगभग 100% या 99% के आसपास इसी संरचनाओं का है, और ये 1% से भी कम योगदान है इन संरचनाओं का जिसमें आयनिक भी है, फ्री रेडिकल भी है। तो आयनिक संरचना का योगदान अधिक होने के कारण ये जो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है ये एरोमेटिक रूप से या इनमें एरोमेटिक स्टेबिलिटी बेंजीन की तुलना में कम होगी। एरोमेटिक तो होंगे लेकिन बेंजीन की तुलना में एरोमेटिक स्टेबिलिटी इनकी कम होगी। और इसी कारण से जैसे इसमें हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का दिखाकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाते हैं, इनका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड लेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इधर लिख देता हूँ, तो हमें ये दिखाना गलत है कि हम ऐसे करके दिखा दें, इसमें ये नहीं दिखाकर, बल्कि हमें कैसा दिखाना चाहिए? हमें दिखाना चाहिए कि भाई इधर पॉजिटिव चार्ज आया है, चाहे तो हम 5 बार दिखा दें इधर पॉजिटिव, 4 बार, और इधर नेगेटिव, यानी कि हमको आयनिक फॉर्म में ही इसको दिखाना चाहिए।
अब हमें ये देखना है कि ये बेंजीन की, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो सभी की सभी कम एरोमेटिक है किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में, ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हमें देखना है कि इनमें एरोमेटिसिटी का क्या ऑर्डर होगा। अब हमें देखना है कि इस हेटेरो एटम का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि कार्बन हमने लिख लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सल्फर, इसकी जो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये होती है 2.5, इसकी भी होती है 2.5 और इसकी होती है 3.5, यानी आप आधे आधे का अंतर आपको ध्यान होना चाहिए। 2.5, 3, 3.5, सल्फर की तो ऊपर से नीचे 1 का अंतर होता है, तो ये बराबर होती है। अब हमें कार्बन से तो तुलना करनी नहीं है, यहाँ पर तो हमें इन 3 की आपस में तुलना करनी है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा, अगर इनमें देखें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, कार्बन की एक बार मैं बात नहीं कर रहा, तो सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो आयनिक ही हो, लेकिन वो किस कारण से हो रही है, वो इस हेटेरो एटम या विषम परमाणु के इलेक्ट्रॉन देने के कारण ही तो हो रही है। तो अगर इसकी यानी कि जो हेटेरो एटम X जो हमने लिया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो ये क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ उसके इलेक्ट्रॉन यानी जो लोन पेयर एक तरह से वो प्रदान करने की सामर्थ्य घट जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की सामर्थ्य जब घट गई तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके ऊपर डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, विस्थानीकृत नहीं हो पाएंगे। तो यानी एरोमेटिक गुण भी क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में एरोमेटिक गुण भी घट जाएगा। तो अब एरोमेटिक गुण का अगर मान लो आपसे क्रम पूछा जाए तो हम ये तो कह ही चुके हैं कि सभी बेंजीन की तुलना में कम स्थायी है। हालांकि बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम बेंजीन में लेते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 ही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम उसका कारण दूसरा बता चुके हैं कि बेंजीन क्यों स्थायी है, वो इन 5 की तुलना में। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्रम रहेगा, तो हमने कहा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ज़्यादा एरोमेटिक होगा। ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, तो ऐसे में वो मुश्किल से देगा, तो यानी सबसे कम एरोमेटिक होगा, और नाइट्रोजन बीच में होगा। तो इस प्रकार ये थायोल, ये एजोल और ये ऑक्सोल, ये इनका एरोमेटिक कैरेक्टर का, यानी हम यूँ लिखेंगे एरोमेटिक स्थायित्व भी बोल सकते हैं या एरोमेटिक गुण का क्रम रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर एरोमेटिक गुण बढ़ रहा है। ये पहले बेंजीन और फिर ये। तो एक क्वेश्चन तो आपके ये आता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें ये पता है कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, यानी बेंजीन क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये भी एक एरोमेटिक जो करैक्टर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या होता है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं, जबकि योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते क्योंकि वो खुद अधिक स्थायी होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहले मैं एक बार आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। ये E+ हमने लिया और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। मैं डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है TS लिख देता हूँ मैं। ये इसके ऊपर ये वीलैंड मध्यवर्ती आपने पढ़ रखा है पहले, ये TS1 आ जाता है, ये TS2 आ जाता है। TS1 का मतलब क्या हुआ, ये पार्शली रूप से जुड़ रहा है E, और TS2 का मतलब क्या होता है, ये पार्शली रूप से H निकल रहा है। यानी इसको चाहूँ तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये पार्शली रूप से जुड़ रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये तो S तो जुड़ा हुआ ही है, तो ये पार्शली रूप से E जुड़ रहा है। ऐसे इसमें पार्शली रूप से क्या हो जाएगा, ये E जो होगा वो तो जुड़ागा और H जो है वो निकलने लगेगा, ये H का डैश डैश आ जाएगा इस तरह से। यहाँ E पर डैश डैश है, ऐसे इस पर, ये अभी यहाँ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। अब इसके बाद ये कौन सा होता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती।
और फिर इसके बाद ये हमारे बन गया बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आ गया ये, तो इस तरह से इसको दिखाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ गया H+, यानी ये हुई हमने लिए E+ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E+ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये हमें पता है, ये हम फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या ये कंपाउंड भी देंगे? तो ये एरोमेटिक है तो ये कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। अब इसकी तुलना हम किससे करें? क्या बेंजीन से करें? तो हम पहले देखते हैं कि कुछ ऐसे यौगिक, जैसे हमने मान लो लिया ये NH2 हमने लिया, यानी क्या हो गया यहाँ पर, ये एनिलीन ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया कौन सा, फिनॉल। तो अब उसमें हम देख रहे हैं लॉन पेयर उपस्थित है, ये क्या कर रहा है, ये बेंजीन रिंग में दे रहा है। यानी अगर यहाँ पर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे अगर मान लो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रोफाइल इसकी ओर और आसानी से आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और आसानी से होगा, क्योंकि इस पर क्या है, कोई देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अगर हमने ले लिया एनिलीन ले लिया, और ऐसे यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल, यानी एनिलीन ले लिया हमने और फिनॉल ले लिया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करे +m इफेक्ट के कारण, तो ऐसे में E+ इसके ऊपर और अधिक आसानी से आएगा। तो इसी कारण से अब यहाँ जब हम इसकी तुलना करते हैं तो कौन सा लेते हैं, जैसे थायोल लिया या पायरोल लिया या फिर हमने ऑक्सोल लिया, तो यहाँ पर ये जो लॉन पेयर है ये भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे यहाँ ये लॉन पेयर कर रहा है। यानी विषम परमाणु है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी लॉन पेयर उपस्थित है, जैसे यहाँ एनिलीन पे NH2 के ऊपर और यहाँ फिनॉल में OH के ऊपर है। इसलिए ये यौगिक जो होंगे, चाहे वो एरोमेटिक उनका स्टेबिलिटी कम हो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के प्रति उनकी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति उनकी क्रियाशीलता इस बेंजीन की तुलना में अधिक होगी। इसी कारण इन्हें अति एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।